सुप्रभात, नमस्कार। मैं हूं प्रीति सिंह और आइए शुरुआत करते हैं मुख्य गतिविधियों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक और गोवा के दौरे पर। कर्नाटक के उडुपी में श्री कृष्ण मठ का करेंगे दौरा। लक्ष्य कंठ गीता पारायण में लेंगे भाग। गोवा में श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाली जीवोत्तम मठ के 550वें वर्ष समारोह में होंगे शामिल। मठ में प्रभु श्री राम की 77 फीट की कांस्य प्रतिमा का होगा अनावरण। ओडिशा विधानसभा को संबोधित करने वाली पहली महिला राष्ट्रपति बनी द्रौपदी मुर्मू। विधानसभा से पारित कई अहम मंगलकारी विधेयकों को सराहा। देश को विकसित राष्ट्र बनाने का किया आह्वान। आज लखनऊ में ब्रह्म कुमारी के वार्षिक थीम 2025-26 विश्व एकता और विश्वास के लिए ध्यान के शुभारंभ समारोह में शामिल होंगे राष्ट्रपति। भारत स्काउट्स और गाइड्स के हीरक जयंती समारोह के 19वें राष्ट्रीय जम्बूरी को करेंगी संबोधित। एमएसएमई मंत्री जीतन राम मांझी और राज्य मंत्री शोभा करांदलाजे ने उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से की मुलाकात। पर्यावरणीय स्थिरता में एमएसएमई क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में दी जानकारी। उपराष्ट्रपति ने एमएसएमई क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए मंत्रालय के प्रयासों की सराहना। और असम विधानसभा ने असम बहुविवाह निषेध विधेयक 2025 किया पारित। दूसरी शादी करने पर 10 साल तक की कैद सहित कड़ी सजा का प्रावधान। बार बार ऐसा करने वालों को होगी दुगनी सजा। छठी अनुसूची में शामिल क्षेत्रों या राज्य के आदिवासी समुदाय दायरे से बाहर। जापान की राजधानी टोक्यो में आयोजित 25वें समर डेफलिम्पिक्स में भारतीय खिलाड़ियों का अब तक का सबसे शानदार प्रदर्शन। भारतीय खिलाड़ियों ने 9 स्वर्ण 6 रजत और 5 कांस्य पदक सहित कुल 20 पदक किए अपने नाम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय खिलाड़ियों के असाधारण प्रदर्शन पर दी बधाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक और गोवा का दौरा करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री कर्नाटक की उडुपी स्थित श्री कृष्ण मठ के दर्शन करेंगे और गोवा में श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाली जीवोत्तम मठ के 550वें वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित शारद महोत्सव में भी हिस्सा लेंगे। आज सुबह लगभग 11:30 बजे प्रधानमंत्री कर्नाटक की उडुपी स्थित श्री कृष्ण मठ के दर्शन करेंगे और लक्ष्य कंठ गीता पारायण कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसमें छात्रों, भिक्षुओं, विद्वानों और विभिन्न क्षेत्रों के नागरिकों सहित 1 लाख प्रतिभागी भाग ले रहे हैं, जो एक स्वर में श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करेंगे। प्रधानमंत्री कृष्ण गर्भगृह के सामने स्थित सुवर्ण तीर्थ मंडप का भी उद्घाटन करेंगे और पवित्र कनकना किंदी के लिए कनक कवच यानी स्वर्ण कवच समर्पित करेंगे। कनकना किंदी एक पवित्र द्वार है और ऐसा माना जाता है कि संत कनक दास ने इसी द्वार से भगवान कृष्ण के दिव्य दर्शन किए थे। उडुपी स्थित श्री कृष्ण मठ की स्थापना 800 वर्ष पूर्व वेदांत के द्वैत दर्शन के संस्थापक श्री माधवाचार्य ने की थी। शुक्रवार को कर्नाटक के ऐतिहासिक श्री कृष्ण मठ उडुपी का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री लक्ष्य कंठ गीता पारायण में हिस्सा लेंगे, जिसमें गीता के श्लोकों का सामूहिक पाठ किया जाएगा। प्रधानमंत्री नवनिर्मित सुवर्ण तीर्थ मंडप का भी उद्घाटन करेंगे। Yeah, we are conducting Koti Gita Lekhana Yajna, where 1 crore people are writing Bhagavad Gita. In connection with that, we arranged another program called Laksha Kanta Gita, where 1 lakh people they are chanting Bhagavad Gita all together, and our PM she is also joining that chanting in the end of the Bhagavad Gita chanting. तटीय और मलनाड क्षेत्रों से बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के इस कार्यक्रम में शामिल होने की संभावना है। जिला प्रशासन यातायात प्रबंधन श्रद्धालुओं के आवागमन और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर समन्वय स्थापित कर रहा है। कार्यक्रम के दौरान गीता जयंती से जुड़े भक्ति समारोह और सांस्कृतिक सत्रों का आयोजन किया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी उडुपी आ रहे हैं। कृष्ण मठ में श्री कृष्ण भगवान का दर्शन करेंगे। वहाँ एक स्वर्ण तीर्थ मंडप है, उसका इनाग्रेशन होगा। वहाँ एक गीता मंदिर है। गीता मंदिर में सारी भगवद गीता के सारे चैप्टर्स को स्टोन में स्कल्पचर किया हुआ है और प्रधानमंत्री जी उसका भी वीक्षण करेंगे। प्रधानमंत्री का काफिला सड़क मार्ग से बननंजे के नारायणपुर गुरु सर्किल होता हुआ कल संका जंक्शन तक जाएगा।
इस दौरान यहाँ की परंपराओं को प्रदर्शित करने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम मार्ग पर आयोजित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के श्री कृष्ण और गीता मंदिर दौरे को लेकर उडुपी वासी बेसब्री से उनका इंतजार कर रहे हैं। अयोध्या में राम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब एक और महत्वपूर्ण आध्यात्मिक कार्यक्रम के साक्षी बनने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोवा के गोकर्ण पर्तगाली जीवोत्तम मठ में भगवान राम की भव्य प्रतिमा का अनावरण करेंगे। प्रधानमंत्री दोपहर लगभग 3:15 पर श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाली जीवोत्तम मठ के 550वें वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित सार्ध पंचशता मनोत्सव में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाली जीवोत्तम मठ में प्रभु श्री राम की 77 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण करेंगे और मठ द्वारा विकसित रामायण थीम पार्क गार्डन का भी उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर विशेष डाक टिकट और एक स्मारक सिक्का भी प्रधानमंत्री जारी करेंगे और उपस्थित जनसमूह को संबोधित करेंगे। प्रभु श्री राम की 77 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा पूरी तरह से कांस्य से बनी हुई है और इसका डिजाइन भारत के गौरवशाली इतिहास का प्रतिनिधित्व करता है। इसे गुजरात के स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की तर्ज पर तैयार किया जा रहा है। प्रतिमा के निर्माण का कार्य प्रसिद्ध मूर्तिकार राम सुतार के मार्गदर्शन में किया जा रहा है। राम सुतार जिन्होंने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को डिजाइन किया था। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जो 28 तारीख कल पर्तगाल मठ 550 ईयर्स कंप्लीशन होने पे गोवा में आ रहे हैं, मैं पूरे गोवा के लोगों की तरफ से, गोवा की सरकार की तरफ से उनका बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूँ। गोवा के लोगों के लिए और गोवा के सरकार के लिए गर्व की बात है। 550 ईयर्स कंप्लीशन होने पर पर्तगाल मठ की उन्हें कमेटी उन्होंने 77 फीट यानी प्रभु रामचंद्र जी की यानी जो स्टैचू बनाया है उसका इनॉग्रेशन और पूरा ब्यूटिफिकेशन ऑफ द टेम्पल्स पर्तगाल पे वहाँ बनाया है, वो इनॉग्रेट करने के लिए ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं। मैं गोवा के लोगों की तरफ से वहाँ स्वागत करता हूँ और जिन जिन को प्रोग्राम में आना है, प्रोग्राम सभी के लिए ओपन है, सभी प्रोग्राम में आ सकते हैं। उस प्रोग्राम में 2 बजे से पहले उस प्रोग्राम में पहुँचो। आज गोवा के टूरिज़्म, स्पिरिचुअल टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए एक तरफ श्री प्रभु रामचंद्र जी का स्टैचू और दूसरी तरफ यानी भगवान परशुराम का स्टैचू हमने बना दिया है। सो डेफिनेटली द स्पिरिचुअल टूरिज़्म आज गोवा में ग्रोथ हो रही है। मैं फिर एक बार यानी इस कार्यक्रम के लिए सभी लोगों को इनवाइट कर रहा हूँ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपनी 2 दिवसीय यात्रा के पहले पड़ाव में गुरुवार को ओडिशा विधानसभा पहुंची। उन्होंने विधानसभा को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ओडिशा के गठन की शताब्दी 2036 में मनाई जाएगी। अगर सभी 2036 तक एक समृद्ध ओडिशा के निर्माण के लिए मिलकर काम कर सकें तो ये 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने में ओडिशा का सबसे बड़ा योगदान होगा। राष्ट्रपति ने कहा कि ओडिशा के लोगों को अपने प्रतिनिधियों पर अपार आशा और विश्वास है। सभी विधायकों का एक कर्तव्य है कि वो उनकी उम्मीदों पर खरा उतरे और उनके चेहरों पर मुस्कान लाएं। कभी यही विधानसभा उनकी विधायी कर्मस्थली रही थी। आज यहाँ वो राष्ट्रपति के तौर पर पहुंची। ये अनुभव न सिर्फ उनके लिए खास रहा बल्कि उनके कभी साथी रहे सदस्यों के लिए भी बेहद खास रहा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज देश की प्रथम नागरिक हैं और अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभा रही हैं। यह आज की बात है, लेकिन वर्ष 2000 और वर्ष 2004 यानी लगातार 2 बार वो ओडिशा के मयूरभंज जिले के रायरंगपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनी हुई प्रतिनिधि रही हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की सियासी यात्रा की बात करें तो जब वो ओडिशा विधानसभा की सदस्य चुनी गई तो उस वक्त ओडिशा में बीजू जनता दल बीजेपी गठबंधन की सरकार थी। तो उन्होंने सिर्फ कुर्सी नहीं संभाली बल्कि जो काम एक विधायक के तौर पर किए वो आज भी लोग याद करते हैं। उन्होंने ओडिशा विधानसभा में मंत्री के तौर पर जनता की सेवा की थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ओडिशा की अपनी 2 दिवसीय यात्रा के दौरान भुवनेश्वर में राजभवन परिसर में कलिंग अतिथि निवास का उद्घाटन किया। यहां अति विशिष्ट अतिथियों को आवास की सुविधा प्रदान की जाएगी और इसका डिजाइन ओडिशा की प्राचीन कला, संस्कृति और परंपरा को दर्शाती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज उत्तर प्रदेश का दौरा करेंगी, जहां राष्ट्रपति लखनऊ में ब्रह्म कुमारीज की वार्षिक थीम 2025-26 विश्व एकता और भरोसे के लिए ध्यान के शुभारंभ समारोह में शामिल होंगी और उसके बाद राष्ट्रपति लखनऊ में भारत स्काउट्स और गाइड्स के हीरक जयंती समारोह के समापन समारोह में शामिल होंगी और इसके 19वें राष्ट्रीय समारोह को संबोधित करेंगी।
केंद्रीय एमएसएमई मंत्री जीतन राम मांझी और राज्य मंत्री शोभा करांदलाजे ने मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ गुरुवार को संसद भवन में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात की। बैठक के दौरान उपराष्ट्रपति को आर्थिक विकास, रोजगार सृजन, उद्यमिता विकास, लोगों के सशक्तिकरण और पर्यावरणीय स्थिरता में एमएसएमई क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जानकारी दी गई। मंत्रालय ने खादी, ग्राम और कॉयर उद्योगों सहित एमएसएमई क्षेत्र के विकास को समर्थन देने वाली अपनी अग्रणी पहलों को रेखांकित किया, जिसमें ऋण सहायता, तकनीकी सहायता, बुनियादी ढांचे का विकास, कौशल विकास और प्रशिक्षण, बढ़ी हुई प्रतिस्पर्धा और बाजार सहायता पर ध्यान केंद्रित किया गया। उपराष्ट्रपति ने एमएसएमई क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए मंत्रालय के प्रयासों की सराहना की। बजटीय सहायता में वृद्धि और उद्यमियों के लिए बढ़ते ऋण प्रवाह पर भी खुशी जाहिर की। देश भर में लाभ पहुंचाने में पीएम विश्वकर्मा और अन्य योजनाओं की सफलता की भी सराहना की। संसद भवन में गुरुवार को एक बेहद खास मुलाकात हुई। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने राष्ट्रीय सैन्य स्कूल अजमेर के छात्रों और शिक्षकों से बातचीत की और माहौल कुछ ऐसा था जैसे अनुशासन, देशभक्ति और नेतृत्व की पूरी ऊर्जा एक साथ आ गई हो। ये मुलाकात सिर्फ संवाद भर नहीं थी, ये एक संदेश था। भारत की नई पीढ़ी तैयार है। उत्साहित छात्रों की ओर देखते हुए उपराष्ट्रपति ने संदेश दिया, समर्पण, निष्ठा और राष्ट्र सेवा, यही आपके रास्ते की असली पहचान होनी चाहिए। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये संस्थान सिर्फ छात्रों को पढ़ाता नहीं, बल्कि उन्हें अनुशासन, चरित्र और नेतृत्व का ऐसा पाठ पढ़ाता है जो उन्हें आगे चलकर देश की रीढ़ बनाता है। उपराष्ट्रपति ने नई संसद को लेकर छात्रों के अनुभव भी जाने। So how the parliament looks? Good? Yes, Modi ji has made the new parliament much modern and with all facilities. Yes. The old parliament is having its own elegant look. Yes. उपराष्ट्रपति ने छात्रों से पाकिस्तान स्थित आतंकी ठिकानों को ध्वस्त करने के लिए चलाए गए सैन्य अभियान का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखने और महिला सैन्य अधिकारियों की भूमिका पर भी बातचीत की। How many of you are watching this Sindoor operation? Eagerly you are watching it? You know Colonel Sophia Krushi and Wing Commander Vaimikyo Singh? Both are women officers who did this. What is the reason behind it? Why the woman officers has been sent? Any idea? Yes, in our custom you all know, if the husband get killed, then the woman become widow, then the first thing is they will remove the sindoor. That was their idea. You understand? They want to put the pain on the family. And the pain should be, every time it should be remembered by the woman. That much cruel is the thoughts of the terrorists. So fitting reply can be given by the woman officers. That is the reason why I think the woman officers have been selected. इस मौके पर उपराष्ट्रपति ने संस्थान की समृद्ध विरासत की सराहना की। उपराष्ट्रपति ने स्कूल की करीब 100 साल पुरानी गौरवशाली विरासत की सराहना की। इस बात पर भी खुशी जाहिर की कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने भी इस स्कूल से ही शिक्षा हासिल की है। So Ajit Doval ji is your school student? Oh. So I can expect some more Ajit Dovals from your school. Ready to do everything for the nation. उपराष्ट्रपति ने कहा कि सशस्त्र बलों समेत हर क्षेत्र में महिलाओं की बढ़ती भूमिका देश के बदलाव, देश की सोच और देश के आत्मविश्वास की सबसे बड़ी पहचान है। Our history always says the women also led so many kingdoms were led by the women and they were better administrators than the men. It always there in the history. When I am giving 10 gold medals or 12 gold medals, 8, 9 is going to the girl student. 3, 4 or 5 is going to the
Gen students. That shows that the girls are concentrating on the studies more than the boys. That is one thing to be appreciated, and we all know in the last 10 years, the women enrollment for the higher education is doubled, nearly doubled. So now every parent is more willing to send their girl children to the school and higher education also. छात्रों में संसद भवन को देखने और उपराष्ट्रपति से मुलाकात को लेकर खासा उत्साह देखा गया। I've got the golden opportunity to visit the Temple of Democracy, the Sansad Bhavan. We are 31 girl cadets along with 2 teachers, and it is just like a dream that comes true to meet and to visit the parliament and to meet our honorable Vice President of India. In such a tender age, we got to have the opportunity, we got the golden opportunity to meet the honorable Vice President of India. It was really very good, and we are grateful to him, to the honorable Vice President, that he gave his valuable time to us. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने साइप्रस प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष अनीता डेमेत्रियू के नेतृत्व में साइप्रस के आए प्रतिष्ठित संसदीय प्रतिनिधि मंडल का भारत की संसद में स्वागत किया। इस दौरान लोकसभा अध्यक्ष ने जून में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साइप्रस यात्रा के बाद साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और बहुक्षेत्रीय सहयोग पर चर्चा की। इसके अलावा आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस, जलवायु परिवर्तन समेत वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए साझा प्रतिबद्धता पर भी जोर दिया। इस बात पर प्रकाश डाला कि किस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल संसद प्लेटफॉर्म का उपयोग संसदीय कार्यप्रणाली में पारदर्शिता, दक्षता और बहुभाषी पहुंच को बढ़ा रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ने भरोसा जताया कि साइप्रस के संसदीय प्रतिनिधिमंडल की ये यात्रा, जो 30 वर्षों के बाद हो रही है, सतत संवाद, सहयोग को और मजबूत करेगी और ऐतिहासिक मैत्री और पारस्परिक विश्वास पर आधारित भारत साइप्रस संबंधों को और अधिक ऊंचाइयों पर लेकर जाएगी। प्रतिनिधिमंडल ने भारत की नई संसद भवन की वास्तुकला की उत्कृष्टता, उन्नत तकनीक, विशेषताओं और समृद्ध सभ्यतागत विरासत की सराहना की। 3 दशक के बाद साइप्रस का संसदीय शिष्टमंडल भारत आया है। निश्चित रूप से आपके आने से भारत और साइप्रस जो दोनों देश जीवन लोकतंत्र है, उनके संसदीय संबंधों को नई ऊंचाई मिलेगी। साइप्रस के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के अध्यक्ष के रूप में आपका युवा दूरदर्शी नेतृत्व जो साइप्रस पर नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर भी नई दिशा देगा। बुर्किना फासो की विधानसभा के अध्यक्ष ओस्मान बोगोमा और उनके साथ आए प्रतिनिधिमंडल का लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद भवन में स्वागत किया। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच मधुर और मैत्रीपूर्ण संबंधों और बढ़ती विकास उन्मुखी साझेदारी पर विचारों का आदान प्रदान किया गया, जो द्विपक्षीय सहयोग में नए आयाम जोड़ रही हैं। इस बात पर प्रकाश डाला गया कि कैसे भारतीय संसद विधायी कार्यप्रणाली में पारदर्शिता, दक्षता और तकनीकी प्रगति को बढ़ाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल संसद का लाभ उठा रही है। लोकसभा अध्यक्ष ने क्षमता निर्माण कार्यक्रम में भागीदारी की सराहना की। साथ ही भविष्य में अनुकूलित प्रशिक्षण मॉड्यूल आयोजित करने के लिए भारत की तत्परता से भी अवगत कराया। लोकसभा अध्यक्ष ने बुर्किना फासो के विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाने में भारत के निरंतर समर्थन का आश्वासन दिया। हमारा प्रयास रहता है कि हम उस देश की संसद के नियम, प्रक्रियाएं और उस लोकतांत्रिक सिस्टम को और कैसे बेहतर किया जा सकता है, क्योंकि समय समय पर लोकतंत्र संस्थाओं के अंदर लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं, परंपराओं, प्रॉपर्टियों, नियमों में परिवर्तन होता रहता है। ये समय टेक्नोलॉजी का युग है, इसलिए टेक्नोलॉजी के युग में आज भारत की संसद पूर्णतः डिजिटल संसद है। असम विधानसभा ने असम बहुविवाह निषेध विधेयक 2025 पारित कर दिया है। इसका उद्देश्य वैवाहिक जिम्मेदारी को मजबूत करना और महिलाओं की सुरक्षा करना है। यह कानून देश में बहुविवाह के खिलाफ सबसे सख्त कानूनों में से एक है।
विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन पेश किए गए इस विधेयक में पहले विवाह को कानूनी तौर पर खत्म किए बिना दूसरा विवाह करना जुर्म बताया गया है। विधेयक में पिछला विवाह छिपाने वालों को 10 साल तक की जेल और पहले विवाह को खत्म किए बिना दूसरा विवाह करने पर 7 साल तक की जेल का प्रावधान है। बार बार ऐसा करने वालों को कानून के तहत दुगनी सजा होगी। ऐसे निकाह करने वाले मौलवियों पर 1.5 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। हालांकि ये कानून छठी अनुसूची में शामिल क्षेत्रों या राज्य के आदिवासी समुदायों पर लागू नहीं होगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उच्च शिक्षा संस्थानों से समय पर परीक्षाएं आयोजित करने और अंतिम उपाधियां और प्रमाण पत्र जल्द जारी करने का निर्देश दिया है। आयोग ने कहा कि इसमें देरी से विद्यार्थियों के अवसरों का नुकसान होता है, उन्हें उपयुक्त और गुणवत्तापूर्ण रोजगार पाने में बाधा आती है। यूजीसी ने कहा है कि विद्यार्थी शैक्षणिक कैलेंडर में निर्दिष्ट समय पर परीक्षा आयोजित करने और परिणाम प्राप्त करने के हकदार हैं। आयोग ने कहा कि विद्यार्थी परिणाम घोषित होने के 180 दिनों के भीतर डिग्री प्राप्त करने के भी हकदार है और यह भी कहा गया कि नियमों का पालन न करने की स्थिति में उसके पास दंडात्मक कार्रवाई करने का अधिकार है। जापान की राजधानी टोक्यो में 25 से 26 नवंबर तक आयोजित 25वें समर डेफलिम्पिक्स 2025 में भारतीय खिलाड़ियों ने अब तक का अपना सबसे शानदार और ऐतिहासिक प्रदर्शन किया। इस प्रतियोगिता में भारत ने कुल 20 पदक जीते, जिनमें 9 स्वर्ण, 6 रजत और 5 कांस्य पदक हैं। ये भारत की डेफलिम्पिक्स इतिहास की सबसे बड़ी मेडल टैली है, जिस पर पूरे देश को गर्व है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय खिलाड़ियों के इस असाधारण प्रदर्शन पर बधाई दी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया और लिखा कि टोक्यो में 25वें ग्रीष्मकालीन डेफलिम्पिक्स 2025 में अपने असाधारण प्रदर्शन के लिए हमारे डेफलिम्पियनों ने को हार्दिक बधाई। 9 स्वर्ण पदक सहित 20 पदकों की ऐतिहासिक सर्वश्रेष्ठ पदक तालिका के साथ हमारे एथलीटों ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि दृढ़ संकल्प और समर्पण से उत्कृष्ट परिणाम हासिल किए जा सकते हैं। हर एथलीट, कोच और सहयोगी स्टाफ को बधाई। पूरे देश को आप पर गर्व है। वहीं विमेंस प्रीमियर लीग के चौथे सीजन का शेड्यूल आ गया है। बीसीसीआई ने दिल्ली में महिला प्रीमियर लीग 2026 के शेड्यूल की गुरुवार को घोषणा की। ये रोमांचक टूर्नामेंट 9 जनवरी 2026 से शुरू होगा और 5 जनवरी 2026 को फाइनल मैच के साथ समाप्त होगा। विमेन प्रीमियर लीग 2026 के मुकाबले इस बार नवी मुंबई और वडोदरा में खेले जाएंगे। नवी मुंबई में डीवाई पाटिल स्टेडियम मैचों की मेजबानी करेगा, जबकि फाइनल मैच वडोदरा में खेला जाएगा। महिला प्रीमियर लीग 2026 लीग का चौथा सीजन होगा। ये लीग 2023 में शुरू हुई थी, लेकिन पिछले 3 सीजन में मुंबई इंडियंस ने 2 बार खिताब जीता, जबकि दिल्ली कैपिटल्स लगातार 3 बार उपविजेता रही। पहले सीजन में मुंबई इंडियंस ने ब्रेबॉर्न स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स को हराकर खिताब जीता था। 2024 में नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में आरसीबी ने दिल्ली कैपिटल्स को हराकर विजेता का तमगा हासिल किया। वहीं 2024 में मुंबई इंडियंस ने फिर से दिल्ली कैपिटल्स को हराकर अपना दूसरा खिताब जीता था। और इसी के साथ सुप्रभात में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। भारत की महिला दृष्टिबाधित क्रिकेट टीम ने इतिहास रचते हुए नेपाल को हराकर पहला ब्लाइंड T20 विश्व कप जीता है। इस शानदार उपलब्धि के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीम से मुलाकात की और खिलाड़ियों को उनकी जीत पर बधाई दी। प्रधानमंत्री ने सभी खिलाड़ियों से एक एक करके बात की, उनकी यात्रा और विश्व कप से जुड़े तमाम अनुभव सुने। जाते जाते आपको दिखाते हैं इसी मुलाकात की कुछ झलकियां। नमस्कार।